हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी जैन भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से कॉमर्स की लेक्चरर आज आपके सामने कक्षा 11 क्लास 11th में व्यवसाय अध्ययन का एक लेसन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। ये आपके सिलेबस में अभी पिछले साल ही जुड़ा है लेसन। इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे तरह के व्यावसायिक संगठन कार्य करते हैं। बहुत सारे कहीं पर बिजनेस किया जाता है, वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, कहीं पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कहीं पर हम बहुत सारी सेवाओं का उपयोग करते हैं जो सरकार द्वारा हमें दी गई हैं। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या? ये सब चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंग हैं, भारत की इकोनॉमी है। इकोनॉमिकल पॉइंट से कि हम किस तरह से धन अर्जित करते हैं। तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो दो भागों में बांट दी गई है, निजी उपक्रम में और सार्वजनिक उपक्रम। अब निजी उपक्रम आपने पिछले लेसन में पढ़ा, लेसन नंबर 2 में निजी उपक्रम कौन कौन से होते हैं? एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी, संयुक्त साहस, संयुक्त हिंदू परिवार, ये सब हमारे निजी उपक्रम हैं। निजी उपक्रम क्या होते हैं? निजी उपक्रम वो उपक्रम होते हैं जो हम में से किसी के द्वारा चलाए जाते हैं। उन पर जो नियंत्रण और अधिकार होता है वो हमारा ही होता है। जिसने स्टार्ट किया है उसी का अधिकार होता है। वही अपनी इच्छा से उसमें अपने कर्मचारी नियुक्त करता है, अपनी इच्छा से अपने बिजनेस को चलाता है, अपनी इच्छा से उसमें माल को खरीदता और बेचता है। तो ये सब निजी उपक्रम की श्रेणी में आते हैं। इन सब के बारे में आपने विस्तार से इसके पहले लेसन में पढ़ लिया है। हम आगे की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं? अब सरकार ने सोचा कि अगर हम सारी चीज़ें निजी हाथों में निजी उपक्रम को बांट देंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे, हम जनता के लिए जनता के ऊपर कैसे खर्च करेंगे, हमारी आय क्या होगी। तो इसीलिए उसने कुछ उपक्रमों को अपने अधीन कर लिया, कुछ व्यावसायिक संगठन को अपने अधीन ले लिया और उसका नियंत्रण, उसका अधिकार, उसको चलाने का ढंग वो सब सरकार का हो गया। सार्वजनिक मतलब जो जनता के लिए उपक्रम खोले गए, जो जनता की सेवा के लिए, जनता के कार्यों के लिए सरकार ने कुछ उपक्रम को अपने हाथ में ले लिया, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम नाम दिया गया। पब्लिक सेक्टर, ये हो गया प्राइवेट सेक्टर और ये हो गया पब्लिक सेक्टर। अब सरकार ने जब इनका नियंत्रण और अधिकार अपने हाथों में ले लिया तो इनकी आय होने लगी। सरकार की आय होती है जो, वो आय हमारे ऊपर ही, हमारी सरकार अपनी जनता के ऊपर ही खर्च करती है। तो वो जो सरकार ने अपने उपक्रम बनाए उन्हें भी उसने 3 भागों में बांट दिया। विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक या वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। अब जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे उनकी क्या विशेषताएं थी? इनका जो स्वामित्व होता है, जैसे मैंने पहले बताया, इनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इनकी धन की व्यवस्था भी सरकार के हाथों में होती है, सरकार ही इसमें धन लगाती है और इनका व्यावसायिक क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इनका प्रबंध और संचालन सरकारी नीतियों के अनुसार किया जाता है और ये आम जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। मतलब अगर इनसे कोई गलती हो जाती है, इनसे कोई हानि होती है तो सरकार जो है जनता के प्रति जवाब देने के लिए उत्तरदायी हो जाती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं हम विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम किसे कहते हैं? ये जो विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी विभागीय उपक्रम है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उन सब में सबसे प्राचीनतम रूप है, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, बहुत समय से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, ये सरकार के विभाग के रूप में या मंत्रालय के रूप में काम करता है। अर्थात इनके अपने अपने अलग अलग विभाग होते हैं। हर विभाग का एक मंत्री होता है और उसका अपना एक मंत्रालय होता है।
इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक एवं तार मंत्रालय। तो ये सरकार के द्वारा स्थापित किए गए ऐसे विभाग हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? एक मंत्री होता है। हर विभाग का एक मंत्री बना दिया जाता है, वही इसका प्रबंधक होता है। जो हेड होता है वो उसका मंत्री कहलाता है। जैसे रेल मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, तो ये अपने अपने विभाग के हेड होते हैं। अब वो क्या करते हैं? इन पर जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकी आय होती है, वो सरकारी खजाने में जाती है। सरकारी खजाने से पैसा लिया जाता है और वो जो इसके प्रबंधक होते हैं वो अपने विभाग पर उसका खर्च करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, इसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो सब सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारियों की भांति ही काम करते हैं। और क्या होता है? इनका सबसे बड़ा दोष ये होता है कि इनके यहाँ जो कार्य किए जाते हैं वो लाल फीताशाही यानी एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में किए जाते हैं, तो वहाँ पर लाल फीताशाही का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर विभागीय उपक्रम की विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले बताया है कि संचालन और प्रबंध, जितने भी विभागीय उपक्रम होते हैं उन सब विभागीय उपक्रमों का संचालन और प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। सरकार ने प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया है जिसे हम मंत्री के नाम से जानते हैं। दूसरा है वित्त व्यवस्था। प्रत्येक विभाग के लिए जो भी धन की व्यवस्था करनी होती है वो सरकारी खजाने से ही की जाती है। सरकार ही उसके लिए धन उपलब्ध कराती है जो उस विभाग की तरक्की के लिए लगाया जाता है। अगला होता है, और जो इसकी जमा राशि होती है, जो इसकी आय होती है, वो भी सरकारी खजाने में ही जमा कर दी जाती है। तीसरा है लेखा अंकेक्षण। जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सब का जो लेखा जोखा होता है वो अन्य व्यावसायिक उपक्रमों की भांति ही किया जाता है और उनका अंकेक्षण भी किया जाता है, और इनके लिए जो बजट पास किया जाता है वो संसद में पास किया जाता है। ठीक। अगला, पृथक अस्तित्व नहीं। ये जितने भी विभागीय उपक्रम होते हैं इनका अपना अलग से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात ये विभाग अपने नाम से कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते और ना ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा चला सकते हैं और ना ही कोई इन पर मुकदमा चला सकता है। बात समझ आ गई? पृथक अस्तित्व, इनका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये सरकार के अधीन है। ये अपनी संपत्ति कोई अपने नाम से नहीं खरीद सकते, ना ही किसी पर मुकदमा कर सकते हैं सरकार की अनुमति के बिना। फिर नेक्स्ट आता है सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना। जितने भी ये विभाग होते हैं इनका जो संचालन किया जाता है वो सरकार के विभाग के रूप में ही किया जाता है और सरकारी जो अधिकारी होता है उसका ही इन विभागों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर देखेंगे इन विभाग के गुण क्या होता है। सबसे पहला गुण है कि इनका नियंत्रण जो होता है वो प्रभावपूर्ण होता है और सीधे रूप से संबंधित मंत्रालय से होता है, अर्थात इस विभाग में जो भी गलतियां होती हैं या कुछ भी हानि होती है तो वो जो विभाग होता है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है, उसका अधिकारी उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए ये लोग, ये अधिकारी, ये मंत्री अपने काम को प्रभावपूर्ण तरीके से करते हैं। अगला है जनता का विश्वास। इन पर जनता का विश्वास ज़्यादा होता है क्योंकि ये उत्तरदायी होते हैं सभी जवाब देने के लिए। फिर अगला आता है कर्मचारियों की नियुक्ति। जितने भी विभाग होते हैं ये विभाग अपने कर्मचारियों की नियुक्ति इनका जो अधिकारी होता है, हेड होता है, वही करता है और ये जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब ही सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और वहाँ के जो नियम है, कानून है, वो सब उन्हें मान्य होते हैं। अगला है वित्त व्यवस्था सरल। इन विभागों को धन की कभी भी दिक्कत नहीं आती। जो भी धन इन्हें चाहिए वो इन्हें सरकारी खजाने से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिर फंड का दुरुपयोग नहीं होता। जितने भी फंड बनाए गए हैं इन विभागों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए या उनकी तरक्की के लिए, ये क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेही होती हैं
इसीलिए वो अपने फंड का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सरकार को इनका जवाब देना होता है, लेखा जोखा पूरा रखा जाता है, इसीलिए किसी भी फंड का दुरुपयोग नहीं होता। अब आते हैं इनके दोष की तरफ। जब किसी विभाग में या किसी भी वस्तु के गुण होते हैं तो उसके दोष भी पाए जाते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये विभाग भी गुण है तो इसमें दोष भी है, ये भी दोषों से मुक्त नहीं है। तो यहाँ दोष क्या है? सरकारी खजाने पर बोझ। यदि किसी विभाग को हानि होती है, बहुत ज़्यादा हानि हो गई, तो उसका बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ता है। जैसे धन की व्यवस्था सरकारी खजाने से आसानी से हो जाती है, तो हानि भी सरकारी खजाने को ही वहन करनी पड़ती है। और जब सरकारी खजाने को हानि होती है तो उसका सारा भार किस पर चला जाएगा? जनता पर, क्योंकि उस हानि की पूर्ति जनता के द्वारा ही की जाती है। कैसे? जनता पर आवश्यकता से अधिक कर लगाकर वो सरकारी खजाने की पूर्ति की जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा होता है शीघ्र निर्णय में कठिनाई। अब किसी भी विभागीय उपक्रम में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे ए सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी, उसके नीचे ई। अब मान लीजिए मुझे कोई काम है, मैं ई के पास गई, ई को डी से परमिशन लेनी होगी, डी को सी से, सी को बी से, बी को ए से। इसी तरह अगर ए को कोई काम कराना है ई से, तो वो इनके माध्यम से ही कराएगा। एक दूसरे पर डिपेंड है, पहले ए बी को आदेश देगा, बी सी को, सी डी को। तो इस तरह से जो हमारे निर्णय है, जो हमारे डिसीज़न है, ये जो काम करने का तरीका है, वो देर हो जाती है, उसमें बहुत देर हो जाती है। जैसे सरकारी काम को करने में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप न्यायालय में दावा प्रस्तुत करते हैं, कोई केस लड़ रहा है, तो वो कई कई सालों तक चलता रहता है। तो यही कारण है देरी का, क्योंकि एक के ऊपर एक बहुत सारे अधिकारी होते हैं और उनसे अनुमति लेने में काफ़ी समय लग जाता है, और वो जो समय होता है किसी चीज़ को पूरा करने का, निर्णय लेने का, वो ख़त्म हो जाता है। ये इसका दोष। अगला दोष है प्रबंधकों की अकुशलता। जितने भी प्रबंधक होते हैं वो सरकारी विभाग में अपनी जितनी उनकी कुशलता होती है, योग्यता होती है, उसके अनुरूप वो कार्य नहीं करते। उसका क्या कारण हो सकता है कि उनको पीछे से मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको प्रेरणा नहीं दी जाती। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी उसमें उन्हें आलस से, अपने काम को देरी से, क्योंकि वो निर्णय लेने में देरी हो रही है, तो उनका काम जो है वो पीछे चलता जाता है और वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उनकी लाल फीताशाही की आदत बन जाती है। क्योंकि सरकारी विभाग में कागजी कार्यवाही इतनी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो काम निपटने में नहीं आता। उसके बाद मंत्रियों का हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम हो तो उसमें क्योंकि मंत्री और सरकार का हस्तक्षेप होता है, जहाँ भी सरकारी हस्तक्षेप होता है वहाँ पर भ्रष्टाचार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो क्योंकि हर विभाग का अधिकारी एक मंत्री होता है, तो अपने विभाग के हर कार्य में उसका हस्तक्षेप होता है, तो हर काम में देरी होती है और भ्रष्टाचार पनपता है। आगे चलते हैं अगले हमारे सरकारी कंपनी की तरफ। अब चलते हैं पब्लिक सेक्टर के दूसरे उपक्रम की तरफ। वो कहलाता है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम क्या होते हैं? वैधानिक निगम होते हैं जो संसद के किसी विशेष अधिनियम के द्वारा पारित किए जाते हैं। संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, और क्या ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब वैधानिक निगम के उदाहरण हैं। वैधानिक निगम के अंतर्गत क्या होता है कि इनके जो भी नियम होते हैं, जो भी इनके यहाँ नियंत्रण होते हैं, वो सब इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा ही चलाए जाते हैं। ये अपने नियम खुद बनाते हैं। इनके लिए इसकी जो स्थापना होती है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा होती है। इनका अपना पृथक अस्तित्व होता है, अर्थात ये जो निगम होते हैं अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं या कोई भी इन पर मुकदमा कर सकता है। इन निगमों पर, इन उपक्रमों पर सरकार का भी स्वामित्व होता है।
जो धन की व्यवस्था होती है वो स्वयं उनको करनी होती है। फिर आगे आता है कि इनके कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो इसी विधान, ये जो वैधानिक निगम है इनके ही अधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इनके नियम और रेगुलेशन इनके द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। जो धन की व्यवस्था है वो सब इनको खुद से पूरा करनी होती है। और अभी बताया कि इनके जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते। अब इनके जो गुण हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला गुण है सरकार के कठोर नियंत्रण से मुक्ति मिल जाती है। जो सरकारी नियंत्रण होता है, जैसे विभागीय उपक्रम पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन वैधानिक निगमों पर, इन उपक्रमों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। जो भी इनके नियम होते हैं वो स्वयं इनके होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। दूसरी होती है अधिक स्थिरता। अधिक स्थिरता से तात्पर्य है कि ये निगम विभागीय उपक्रमों से भिन्न होते हैं। जो आपके विभागीय उपक्रम आए थे उनसे अलग होते हैं, स्थायी होते हैं। इनके जो स्पष्ट और नियम होते हैं, इनके जो नियम होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और वो अपनी नीतियों का पालन करते हैं। राजनीतिक पार्टियां इनको प्रभावित नहीं करती, अर्थात इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। संसद के समक्ष उत्तरदायी होते हैं। जो इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनकी समीक्षा संसद के द्वारा की जाती है। अपनी असफलताओं और सफलताओं का उत्तर उन्हें संसद के सामने देना पड़ता है। अगला है लोक कर्मचारियों का कुशल चुनाव। क्योंकि इनके अपने अलग नियम होते हैं इन उपक्रमों के, तो ये अपने कर्मचारियों का चुनाव भी स्वयं करते हैं और वो अधिक से अधिक कुशल कर्मचारियों को अपने यहाँ स्थान देते हैं। इसके बाद आते हैं इसके दोष। वित्तीय स्वायत्तता का दुरुपयोग। इसके अंतर्गत आता है कि ये जो निगम होते हैं ये कई बार सरकार की मर्यादाओं की अवहेलना कर देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। अंधाधुंध जो है जनता से ऋण लेना शुरू करते हैं और जो बजट के नियम होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। दूसरा होता है कुशलता में और कार्यक्षमता में बाधा। इस अधिनियम के अंतर्गत लिखित होता है और वो संसद और मंत्री नियंत्रण में इस प्रकार जकड़ जाता है कि उसकी कुशलता में कमी हो जाती है, क्योंकि संसद के सामने इन्हें अपनी अकुशलताओं को दिखाना पड़ता है, उनका एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो वो उसमें जकड़ जाते हैं ना चाहते हुए भी। और उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो उनका अपना कोई संबंध तो नहीं होता निजी, वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो उनकी कार्य कुशलता में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। फिर आता है अगला लोक उत्तरदायित्व में कमी। क्योंकि इनका वैधानिक अस्तित्व होता है और इन्हें अपने उत्तरदायित्व से विमुख कर देता है और ये सरकारी नीतियों की उपेक्षा करने लगते हैं। अगला है कठोर अधिनियम। अभी ऊपर बताया कि सरकार के कठोर नियंत्रण से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इनके अपने नियम इतने कठोर होते हैं कि वो उन्हीं का पालन करने में कई बार अपनी दिशा से विमुख हो जाते हैं और कई बार इन निगमों में भी सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण वो भ्रष्टाचार की ओर चले जाते हैं। दूसरा, इनके जो नियम होते हैं वो इतने स्थायी होते हैं कि उनको परिवर्तन करना, उनमें संशोधन लाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। पब्लिक सेक्टर के अगले उपक्रम की तरफ चलते हैं। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ये जो सरकारी कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों की स्थापना कंपनी अधिनियम सन 2013 की धारा 245 के अंतर्गत की गई है। इसमें जो चुकता पूंजी होती है, इन कंपनियों की जो चुकता पूंजी होती है उसका 51%, कम से कम 51% अंश भाग सरकार के पास होता है। अब उसमें भी 100% भी हो सकता है, 100 में से 60 सरकार के पास हो, 40 स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी बांट दिया जाता है। तो सरकारी कंपनी जिसके 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के पास होते हैं वो सरकारी कंपनी कहलाती है।
इसके उदाहरण गेल, भेल, ये सरकारी कंपनियां हैं। गेल में आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसमें आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये हमारी सरकारी कंपनी के उदाहरण हैं। अगला, जो सरकारी कंपनी होती है उनकी जो आंतरिक व्यवस्था होती है और नियम बनाए जाते हैं स्वयं इन्हीं कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद इनका जो वैधानिक अस्तित्व होता है वो स्वतंत्र होता है, इनका अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है और ये कंपनियां अपने नाम से संपत्ति खरीद भी सकती हैं और दूसरों पर मुकदमा कर भी सकती हैं। ये कंपनी सरकार और जनता दोनों से वित्त की व्यवस्था कर सकती हैं, सरकार से भी धन लेती हैं और जनता से भी अंशों के रूप में धन प्राप्त करती हैं। अगला है, इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, इन कंपनियों की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो संसद या विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इनके गुण। सरकारी कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण तो होता ही है, लेकिन फिर भी इन्हें अफसरशाही नियंत्रण से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात इनका जो प्रबंध संचालन होता है वो अधिकारियों के स्थान पर व्यावसायिक और तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से वे दफ्तरशाही के बोझ से दबे नहीं रहते और इनमें उत्साह और काम को करने का अलग ढंग, उसमें रुचि होती है और वो अपने कार्य को कुशलता से करते हैं। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, क्योंकि सरकारी कंपनियों का कंपैरिजन निजी कंपनियों से होता है। निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियों में क्या अंतर है? निजी कंपनियों से अगर हम काम कराते हैं, काम लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो वो अपेक्षाकृत इनसे महंगी होती है सरकारी कंपनियों से। सरकारी कंपनियों की जो सेवाएं होती हैं, जो क्रय विक्रय पद्धति होती है, वो निजी कंपनियों की अपेक्षा सस्ती होती है। तो इनकी तुलना उनसे की जाती है कि सरकारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं निजी कंपनियों से, या निजी कंपनी सरकारी कंपनियों से अच्छा काम कर रही हैं, तो इनकी तुलना सरलता से की जा सकती है। इन कंपनियों को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, ये अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, तो इन्हें वहाँ पर कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इनको वित्त प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्रता है कि वो जनता में ज़्यादा से ज़्यादा अंश बेचकर उनसे धन एकत्रित कर सकते हैं। इन्हें धन के लिए किसी मंत्री की तरफ, किसी विभाग की तरफ नहीं देखना पड़ता। अगर इन्हें धन की आवश्यकता है तो वो आसानी से एकत्रित कर सकते हैं। फिर अगला आता है उत्तरदायी प्रबंध। अभी ये कंपनियां जो हैं निजी कंपनियों की तरह चलाई जाती हैं, जैसे निजी कंपनियां सेवाएं देती हैं, ऐसे ही सरकारी कंपनी भी अपनी सेवाएं देती हैं। तो इसमें जो व्यावसायिक नीतियां होती हैं उनका ही पालन किया जाता है और राजनीतिक नीतियों को मान्यता कम दी जाती है। तो अपनी सफलता और असफलता का जिम्मेदार ये खुद होती है। फिर आती है इसके गुण, इसके दोष। इसमें केवल कागजी कार्यवाही, अभी मैंने बताया कि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, लेकिन वो एक दिखावे के लिए होता है। कोई चीज़ जहाँ जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं होती कभी कभी, तो उसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप, अभी एक इसका गुण आया कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजनीतिक हस्तक्षेप पूरा होता है, केवल कागजी कार्यवाही ज़्यादा होती है। कागजी कार्यवाहियों में ही वो अपने नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप पूरा होता है। फिर अगला होता है, अभी बताया राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। भारत में सरकारी कंपनियां संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और इन पर सरकारी नियंत्रण भी नहीं होता। संचालक मंडल की नियुक्ति जो की जाती है, संचालक मंडल में ज़्यादातर विशेषज्ञ लोग होते हैं, लेकिन वो सरकारी नीतियों के अनुरूप काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। तो ये हमने पढ़े सरकारी कंपनी के गुण और दोष। सार्वजनिक सेक्टर या सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक उपक्रम यह समाप्त होता है, जिसके 3 विभाग हमने पढ़े, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनियां। एक तीसरा टॉपिक रह जाता है भूमंडलीय उपक्रम। भूमंडलीय उपक्रम क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कुछ कंपनियां
जो अपने देश में स्थापित की गई हैं, अपने देश से बाहर जब वो व्यापार करने लगती हैं तो उन्हें ग्लोबल सेक्टर के नाम दे दिया जाता है, भूमंडलीय उपक्रम। उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ ऐसी कंपनी कौन कौन सी है, रेनबैक्सी, तो वो अपने देश में स्थापित है, लेकिन इसकी संस्थाएं, इसका कार्य अलग अलग देशों में किया जाता है। ये तो हो गई भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, लेकिन विदेशों की भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, जैसे सैमसंग है, सोनी है, फिएट है, सुजुकी है, कोका कोला है। ये सब विदेशी कंपनियां हैं जिनके कार्यालय, प्रमुख कार्यालय तो विदेशों में हैं, लेकिन वो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी व्यापार करती हैं। तो ये इस तरह से अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूप आज आपने पढ़े, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियां। आशा है आपको ये विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।